अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है मैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉल्व करवा रही हूँ और इसके ऊपर आपको एक वर्नियर कैलिपर का न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो भी मैं सॉल्व करवा दूँगी इंशाल्लाह। कोशिश करूँगी इसी वीडियो में करवा दूँ। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके की डायग्राम बनी हुई है, सही है। और सवाल आपसे किया जा रहा है कि अ पेंडुलम swings as shown if figure in figure 1.30 from x to y। यहाँ से जो एक पेंडुलम है, अगर मैं इसको यूं करके हिलाऊंगी, मतलब यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगी तो ये x से y पे जाएगा, ठीक है। x से y पे जा रहा है और फिर क्या है यहाँ पर कि वापस वो कहाँ आ रहा है, x पर। सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास एक यहाँ पेंडुलम है, ये आपको जस्ट एक इमेजिनरी चीज बताई हुई है और ये बीच की रियल है। तो अगर मैं इसको पकड़ूं, ठीक है, और इसको पकड़ के मैं यहाँ लेकर आऊँ और यहाँ से छोड़ूं और ये वापस x पे आएगा, तो ये एक ऑस्किलेशन कहलाएगा। अगर वो x पे जाके y पे जा रहा है तो वो एक ऑस्किलेशन कंप्लीट नहीं है। ऑस्किलेशन 1 तब कंप्लीट है जब ये पेंडुलम x से y पे जाए और y से वापस यहाँ पर आए, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टाइम फॉर वन ऑस्किलेशन विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच। आपके हाथ में एक स्टॉप वॉच है और आप अब ये बताओगे कि कौन सा मोस्ट एक्यूरेट वे है मेजर करने के लिए एक ऑस्किलेशन। फिर ये कह रहे हैं नंबर जो इन्होंने ए दिया हुआ है वो आपके पास है, रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑस्किलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 10। क्या ये सही है? आपको बताना है रीजन के साथ। रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑस्किलेशन एंड डिवाइड बाय 10, ये बी वाला है। सी है रिकॉर्ड टाइम फॉर 1 ऑस्किलेशन और डी है रिकॉर्ड टाइम फ्रॉम x टू y एंड डबल इट। फिर उसके बाद आपके पास इसी के नीचे दूसरा भी दिया हुआ है, सजेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली। सही है। क्या कह रहे हैं कि आपने इंस्ट्रूमेंट जो है बताना है कि इसको टाइम पीरियड को मेजरिंग करने के लिए सबसे इंस्ट्रूमेंट ऐसा कौन सा इस्तेमाल है सबसे एक्यूरेट टाइम में। तो इसका जवाब जो है स्टूडेंट्स को ये है कि ये जो मेथड है, अगर मैं 10 ऑस्किलेशंस का टाइम लेती हूँ, अगर मैं 10 ऑस्किलेशंस का टाइम लूँगी और उसको 10 से ही मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो ये मेथड ही गलत है, क्योंकि जब मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी आएगी और आंसर जो है वो इनकरेक्ट आएगा। तो ये था ए वाली कंडीशन, ठीक है। अब मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसका आंसर पता हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पेपर में कहीं भी पूछी जा सकती है, एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो आप अगर 10 ऑस्किलेशंस को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगी तो आपके पास, या करवा देंगे तो आपके पास क्या होगा कि जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी आएगी और आंसर जो है वो इनकरेक्ट आएगा। तो अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, हम बी वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका बी वाला जो पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि रिकॉर्ड करें टाइम 10 ऑस्किलेशंस का और उसको डिवाइड करें 10 से। तो ये बिल्कुल सही मेथड है। इससे क्या होता है कि जब आप 10 ऑस्किलेशंस का जो टाइम है वो रिकॉर्ड करते हैं और इसे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है आंसर बहुत एक्यूरेट आता है। और उसमें होता क्या है कि जब हम स्टॉप वॉच, यहाँ पे सवाल क्या था कि हम स्टॉप वॉच से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो ह्यूमन रिएक्शन एरर होता है वो होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्किलेशन की टाइम ज़्यादा एक्यूरेट आएगी जब हम उसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो वो हमें एक ऑस्किलेशन का टाइम एक्यूरेट देगा और ह्यूमन रिएक्शन एरर भी हमारे पास कम से कम या फिर नहीं के बराबर आएगा, ठीक है। तो सेकंड सवाल का जवाब ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं करवाती हूँ सी वाला। तो इसमें हमारे पास सी वाला है, कह रहे हैं कि हमको जो है टाइम रिकॉर्ड करना है एक ऑस्किलेशन का। तो मैंने पहले भी बताया कि जब भी अगर हमको ऑस्किलेशंस बहुत सारी हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को रिकॉर्ड करेंगे। जितने ऑस्किलेशन ज़्यादा होंगे उतना एक्यूरेट टाइम हमारे पास रिकॉर्ड होगा। तो ये मेथड भी बिल्कुल ही बेकार है, इससे किसी भी किस्म का जो है वो आंसर सही नहीं आएगा। इसमें होगा क्या कि ये लिखा है कि ये मेथड एक्यूरेट नहीं है क्योंकि स्टार्ट करना और स्टॉप करना स्टॉप वॉच को सिंगल ऑस्किलेशन के लिए उसमें लार्ज अमाउंट में जो है वो ह्यूमन रिएक्शन एरर हो सकता है। आप खुद सोचें, स्टॉप वॉच से अगर आप एक ऑस्किलेशन का टाइम, या एग्जाम्पल मैं आपको आपकी ज़िंदगी से प्रैक्टिकल लाइफ से दूँ तो जब आप एक झूला झूल रहे होते हैं और आपको पीछे से कोई पुश करता है, तो क्या वो वहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम में आप प्रॉपर उसकी टाइमिंग ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। अगर आप स्टॉप वॉच से उसको पुश करके जो है वो टाइम लेंगे तो आपकी स्टॉप वॉच स्टार्ट करने में भी और स्टॉप करने में भी एरर आएगा, तो आपकी जो रीडिंग है वो ठीक रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इसीलिए जो है वो वन ऑस्किलेशन का टाइम रिकॉर्ड कभी भी नहीं कर सकते एक्यूरेट, क्योंकि हमारी जो स्टॉप वॉच होती है उसको हाथ से स्टार्ट और स्टॉप करने में ज़्यादातर जो है चांसेस होते हैं कि ह्यूमन रिएक्शन एरर आता है। अच्छा, तो जो इसकी डी वाली कंडीशन दी है वो ये है,
आप ज़रा मेरी डायग्राम पे जो मैंने पिक्चर बनाई है उस पर ज़रा गौर करेंगे तो ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड करना है टाइम। इस बॉल को मैं x से y तक लेके जाऊंगी और सिर्फ आपको x से y तक का टाइम रिकॉर्ड करना है और उसको डबल कर देना है। तो ये मेथड करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक ऑस्किलेशन कब कंप्लीट होता है, जब उसी पोजीशन पर जो है जहाँ से हमने उसको पुश किया है वहीं पे वापस आए। तो होता क्या है कि ये कह रहे हैं दिस मेथड इज इनकरेक्ट बिकॉज द मोशन फ्रॉम x टू y इज ओनली हाफ एन ऑस्किलेशन। कह रहे हैं हमारा जो मोशन होता है यहाँ से यहाँ तक का जो पुश होता है वो हाफ ऑस्किलेशन कहलाता है, और हाफ ऑस्किलेशन को डबल करने पर आंसर कभी भी ठीक नहीं आता। ठीक है, तो जब तक मैंने जहाँ से पुश किया है वहाँ पे बॉल वापस नहीं आ जाती, मतलब x से पुश किया मैंने यहाँ पर और फिर वो y पे जाके वापस x पे आया, तब एक ऑस्किलेशन जो है वो कंप्लीट होती है। तो इसीलिए आंसर सही नहीं आएगा। तो एक ऑस्किलेशन वो भी आधे का टाइम निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर कहाँ से ठीक आएगा। तो इसको आपने अपने माइंड में रखना है कि x से y तक जब पेंडुलम को मूव किया जाता है तो उसका जो मोशन होता है x से y तक वो कंप्लीट ऑस्किलेशन नहीं होता, एक भी कंप्लीट ऑस्किलेशन नहीं होता, वो हाफ ऑस्किलेशन होता है। अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 है। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि एन इंजीनियर मेजर द विड्थ ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट यूजिंग वर्नियर कैलिपर एज शोन इन फिगर 1.29। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ एल्यूमिनियम शीट। और बी है व्हिच गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर रूल। वो पर थोड़ा सा जो है वो शोर जो है वो कम हो गया होगा। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर क्या है। वर्नियर कैलिपर वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या नापने के लिए इस्तेमाल होता है, छोटी लेंस को और थिकनेस को और डायमीटर को एक्यूरेटली। अच्छा, अब कह रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर की रीडिंग किस तरीके से की जाती है। वर्नियर पे जो है वो दो तरह के स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। ठीक है, तो मेन स्केल में जो है वो फिक्स स्केल होती है, उसमें सेंटीमीटर या मिलीमीटर में रीडिंग लिखी होती है, और वर्नियर स्केल जो है वो स्लाइडिंग स्केल होती है और उस पर एग्जैक्ट रीडिंग देती है वो। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ये आपके पास होता है इसका फॉर्मूला। तो अब आपको एक पिक्चर दी हुई है साइड में, जिसमें आपको पहले मेन स्केल पर एक रीडिंग दिख रही होगी 3.1 करके। ठीक है, अगर आपको नहीं रीड करनी आती है वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है तो वो आप बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस से भी सीख सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है, आपके स्कूल में भी बताया जाता होगा कि जो वर्नियर स्केल और मेन जो हमारा जो स्लाइडिंग स्केल होता है ना, मूवेबल स्केल, तो एक मेन स्केल होता है और वर्नियर मतलब स्लाइडिंग स्केल। ठीक है, तो जो वर्नियर का स्केल है उस पर जो कुछ इस तरीके का होता है, ये वर्नियर स्केल होता है, इस पे एक स्लाइडिंग स्केल होता है। तो स्लाइडिंग स्केल का जो 0 वर्नियर स्केल पर है वहाँ से आगे की रीडिंग को हम रीड करते हैं, वो मेन स्केल की रीडिंग होती है, और फिर यहाँ पे जो वर्नियर स्केल की जो लाइंस होती हैं वो मूवेबल स्केल पर होती है, मेन स्केल की जो लाइंस होती हैं वो मूवेबल स्केल के ऊपर आ रही होती है, और जो लाइनें यूँ मैच कर जाए, जैसे ये सीधी हो जाए, ये लाइन अगर सीधी है बाकी आगे पीछे है यूं यूं करके। ठीक है, तो क्या होता है कि हम उसको रीड करते हैं और फिर उससे आगे की लाइंस को रीड करके जो यहाँ पे छोटा सा 0.02 करके नंबर लिखा होता है उससे इसकी रीडिंग को डिवाइड करते हैं और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास सब कुछ करने के बाद जो 3.1 हमारी मेन स्केल की रीडिंग है और हमारे पास जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आई होगी उसको हमने 0.02 या जो भी नंबर वर्नियर स्केल पे लिखा है कॉर्नर पे उससे डिवाइड करके हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0.06। ठीक है, तो हमारे पास टोटल विड्थ कितनी आई एल्यूमिनियम शीट की, टोटल विड्थ हमारे पास आ रही है 3.16 सेंटीमीटर। सही, तो इसका जो बी वाला सवाल है उसमें ये पूछ रहे हैं कि विच इंस्ट्रूमेंट गिव मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। तो हमारे पास आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज हमें क्यों, स्क्रू गेज हमको क्या, स्क्रू गेज बी वाले का आंसर है। ठीक है, रीजन क्या है, अगर कोई आपसे रीजन भी आप लिखना चाहे तो बेहतरीन आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो स्क्रू गेज गिव्स मोर प्रिसाइज
screw gauge gives more precise, अब मेरा हाथ वहां जा नहीं रहा तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है, मेजरमेंट, बिकॉज इट हैज अ स्मॉलर लीस्ट काउंट, क्योंकि इसमें स्मॉलर लीस्ट काउंट अच्छे से बने हुए होते हैं और सबसे ज्यादा होते हैं, बिकॉज इट हैज अ स्मॉलर लीस्ट काउंट। ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको नहीं लग रहा होता कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ें आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको माइंड में रखिए और इसको अपने पास लिख लीजिए, सही है। तो बस आज की क्लास इतनी ही थी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट किया करें, क्योंकि आपके लिए हम टाइम निकाल के आ रहे होते हैं, चाहे हमारी कैसी भी तबीयत हो, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ के पेपर जो है वो अटेंड कर सकें। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।